दोस्तों आज हम पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के बारे में जानेंगे। तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड का जो पीपीएफएस एमएस म्यूचुअल फंड है, इनका एक ओपन एंडेड हाइब्रिड स्कीम है जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज का जो रिव्यू होगा, इसके बारे में रिव्यू होगा कैसा ये फंड। मुझे किसी ने कमेंट किया था जो सर पारंपरिक कंजर्वेटिव के ऊपर एक फॉलोअप वीडियो बनाइए। तो बहुत पहले मैंने पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का एक वीडियो बनाया था। अभी उसका मैं रिव्यू डाल रहा हूँ, जो अभी करंट जो स्टेटस इस फंड में क्या चल रहा है तो इसके बारे में। तो देखिए, पारंपरिक कंजर्वेटिव जो फंड है ये एक्चुअल में एक इक्विटी, डेब्ट एंड रियल एस्टेट ये सभी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ओनली मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ डेब्ट में इन्वेस्ट करता है, ये इक्विटी में भी एक्सपोजर है, डेब्ट में भी है एंड रियल एस्टेट में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट ये फंड करते हैं। तो अभी आते हैं इसमें जो की फीचर्स है। देखिए, पहला जो ये फंड है ये उन लोगों के लिए है जिनका रिस्क एक्सपोजर बहुत कम है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि इक्विटी में जो भी इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन बहुत मतलब ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स हॉराइजन होना चाहिए इक्विटी में। तो इस फंड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड में इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए इसमें हॉराइजन थोड़ा मतलब 3 साल तक रहेगा तो ठीक है। और इसमें एक बैलेंस कैटेगरी से भी थोड़ा बेहतर है, क्योंकि बैलेंस में भी इक्विटी एक्सपोजर ज़्यादा रहता है, 65, 60, 50%। तो इसमें जो है पारंपरिक कंजर्वेटिव का इक्विटी एक्सपोजर है 25%। ये मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर है, मतलब 25% से ज़्यादा मतलब इक्विटी में एलोकेशन नहीं कर सकते। तो रिस्क मिटिगेशन के देख से मतलब ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ जिनको मतलब एक एफडी से ज़्यादा, मतलब अगर आप जिसके पास 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख मतलब रिटायरमेंट का फंड है, एक बहुत अच्छा अमाउंट है। और अगर वो बैंक में एफडी करते हैं तो 8 से 8.5% के बीच एक रिटर्न मिलेगा इनको, 8 से 8.5 बैंक में, वो भी प्राइवेट बैंक में। नेशनलिस्ट बैंक में उतना नहीं मिलेगा। मगर पारंपरिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में करेंगे तो लगभग 9 to 10% रिटर्न मिल सकता है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 8 के 8.5 के मतलब 8 8.5% तो मिल ही जाएगा। और मार्केट अगर अच्छा होगा, इक्विटी अगर बेटर परफॉर्म करेगा तो 9 to 10% रिटर्न आपको दे सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के दिख से बहुत अच्छा है, मतलब स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, एक ओवरऑल मतलब डाइवर्सिफिकेशन है इसमें, जो कि मार्केट फ्लैक्चुएशन को प्रोटेक्ट करते हैं। मार्केट में अगर फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होगा तो इसमें इस फंड में ज़्यादा हलचल नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर बहुत कम है। एक मंथली इनकम जनरेशन होगा, क्योंकि इसमें फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो इसमें हर महीना एक आपका पोर्टफोलियो जो होगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा। और इसमें जो फंड है ये टिपिकली मैनेज बाय द प्रोफेशनल्स हु एडजस्ट द एसेट एलोकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। परफेक्ट, पहले मैं बता चुका हूँ, परफेक्ट फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर टू डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो विथ बैलेंस मिक्स ऑफ एसेट, रिड्यूसिंग ओवरऑल रिस्क व्हाइल मेंटेनिंग द एक्सपोजर टू इक्विटी। अभी आते हैं एसेट एलोकेशन। इस फंड का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि डेप्ट सिक्योरिटीज़ जो है 75 to 90, मतलब मैक्सिमम एसेट एलोकेशन डेप्ट सिक्योरिटीज़ में 75 to 90% एलोकेशन हो सकता है। इक्विटी में 10 to 25, मतलब अगर इसमें 90 रहेगा तो इसमें 10 रहेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि 100%। अगर इसमें 75 रहेगा तो इसमें 20%, इसमें 25 रहेगा तो ये 75। और यूनिट इशूड बाय REIT रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसमें 0 to 10 ये हो गया एसेट एलोकेशन परसेंटेज। तो इसमें रिस्क प्रोफाइल इक्विटी में मॉडरेट टू हाई, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है, मतलब 10 to 25 बहुत अच्छा एलोकेशन है। अभी ये जो ओपन एंडेड स्कीम है इसमें कोई भी लॉकिंग आपको नहीं है। ये 2021 में ये फंड आया था। इसमें कोई एग्ज़िट एंट्री लोड तो नहीं, एग्ज़िट लोड है 1 साल का, 365 का एग्ज़िट लोड है। 10% ऑफ द यूनिट आप विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, उसमें कोई आपका एग्ज़िट लोड नहीं लगेगा। मगर उससे ज़्यादा अगर आप एग्ज़िट
रिडीम करना चाहते हैं तो 1% आपको 1 ईयर से पहले 1% का एग्जिट लोड लगेगा। आफ्टर 1 ईयर देयर इज़ नो एग्जिट लोड। इसका जो बेंचमार्क है वो क्रिसिल हाइब्रिड 85+15 कंजर्वेटिव इंडेक्स TRI। अभी आते हैं इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि लगभग मंथ एंड पे जो है 2400 करोड़ 2400 करोड़ इसका मंथ एंड पे, और एवरेज जो है मंथली वो है 2401। एवरेज मैच्योरिटी 3.89 ईयर्स, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.11 ईयर्स एंड मैक्यूरेसी ड्यूरेशन है 3.22 ईयर। मतलब YTM मतलब एक यील्ड आता है वो 7.24% का अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो मैक्सिमम यील्ड है ये। अभी इसमें देखते हैं एसेट एलोकेशन बाय एसेट क्लास एंड एसेट एलोकेशन बाय रेटिंग। एसेट क्लास के हिसाब से देखिए इसमें जी सेगमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 55% है जी सेगमेंट एंड SDL का मतलब होता है सोवरेन बॉन्ड, जो होता है सोवरेन टाइप का होता है सोवरेन बॉन्ड, उसमें बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है। मतलब ये पूरा जो आप कलर देख रहे हैं ये 55%, मतलब आपका मैक्सिमम पैसा 50%, मतलब आधा पैसा लगभग गवर्नमेंट के पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, तो इसका मतलब कोई डिफ़ॉल्ट होने का कोई रिस्क नहीं है। अभी सबसे इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आते हैं तो वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 12.38, 11.96%। अभी जो मार्केट बहुत वोलाटाइल था रिसेंट में, अभी भी वोलाटाइल है। ऑन इक्विटी में बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है, लगभग 15% का फॉल हुआ है इक्विटी में। ब्रॉड इंडेक्स अब देखें तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स 100, तो इसमें इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में 11.96% अभी का जो एक्सपोजर है। कॉरपोरेट बॉन्ड में 9.36% है, रियल स्टेट में थोड़ा 7.75, म्यूचुअल फंड यूनिट्स में बहुत नेग्लिजिबल है, नेट रिसीवेबल एंड पेबल एंड ट्रिप्स होता है उसमें 2.31। मतलब ये हो गया आपका एसेट एलोकेशन, खूब ही मतलब बढ़िया एसेट एलोकेशन है। इक्विटी एक्सपोजर लगभग 10-12% है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर, मतलब उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्विटी अगर इससे भी मार्केट गिरता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है ऑलरेडी, तो उसके लिए कोई अंडर प्रेशर अभी नहीं है। और बाय रेटिंग आप देखिए तो सोवरेन है, जो 55% जो है वो पूरा सोवरेन रेटिंग है, मतलब पूरा सिक्योर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। A1+ जो बॉन्ड है वो है 12.38। अभी ये A1+ है। देखिए बॉन्ड का जो रेटिंग होता है वो कुछ रेटिंग एजेंसी होता है वो बॉन्ड का रेटिंग करते हैं, जैसे AAA रेटिंग होता है, आपका AA होता है, सिंगल A भी होता है, A+ होता है, A- होता है, A1+ होता है। तो इसका बहुत सारा रेटिंग कैटेगरी है। अब इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जो कौन सा रेटिंग का क्या मतलब है। तो अभी A1+ देखिए, A1+ का मतलब अभी इतना समझिए, A1+ मतलब बहुत अच्छा मतलब रेटिंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी रियल स्टेट में 7.75, AAA रेटिंग जो है 9.36। अभी देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, तो ये जो A1+ जो रेटिंग होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं, जो कमर्शियल बिल्स, जो डिपॉजिट्स होता है सर्टिफिकेट, इसमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अप टू 1 ईयर, अप टू 6 मंथ, इसका जो रेटिंग होता है उसमें A1+ है सबसे अच्छा रेटिंग। और अभी लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, मोर देन 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, उसमें जो रेटिंग होता है वो बॉन्ड्स में AAA सबसे अच्छा होता है, उससे बाद AAA, AA। तो इसमें AAA का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसमें AAA का रेटिंग है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में कोई डिफ़ॉल्ट होने का अभी मतलब कोई सवाल ही नहीं है। AAA रेटिंग मतलब बहुत अच्छा रेटिंग है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो एसेट एलोकेशन बाय एसेट क्लास एंड एसेट एलोकेशन बाय रेटिंग। तो अभी आते हैं नेक्स्ट पे। तो अभी जो फंड का रिटर्न देख लेते हैं। तो रिटर्न आप सभी लोग देख सकते हैं, गूगल में जाके चेक कीजिए, रिटर्न में आपको डेटा मिल जाएगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड आया है तब से अगर लमसम किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया था इस फंड में, तो सिंस इंसेप्शन आपका जो दोनों मोड है, कि रेगुलर मोड है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू या किसी मतलब एजेंट के थ्रू आप करते हैं, बैंक के थ्रू, तो इसमें रेगुलर मोड में करते तो 10% का एक एवरेज मतलब रिटर्न आपको मिल रहा है लगभग 2021 से।
और डायरेक्ट अगर करते हैं तो 10.41, मतलब 9 to 10, मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, जो ये जो फंड है मैक्सिमम आपको 9 to 10, इससे ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं देगा। तो एवरेज जो 1-1.5% आपको, जो प्राइवेट में आप प्राइवेट बैंक में जाके एफडी करते थे हो, तो उससे 1 या 1.5% आपको ज़्यादा मिलेगा। इंडेक्स का बेंचमार्क 6.93, मतलब बेंचमार्क को इन्होंने बीट किया है। लास्ट 1 ईयर का 8.77, रेगुलर में, डायरेक्ट में 9%, और लास्ट 3 ईयर का 10.53 और डायरेक्ट में 10.86, मतलब लगभग 10% रिटर्न आपको मिल ही जाएगा इस फंड में अगर आप मोर देन 3 ईयर्स रहते हो। तो एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे तो एसआईपी में देखिए, अगर आप लगभग 4,60,000 मंथली 10,000 का एसआईपी करते हैं, तो सिंस इंसेप्शन 4,10,000 इन्वेस्ट हुआ था। मार्केट वैल्यू अभी होगा 5,65,65। तो इसमें रेगुलर में होगा 5,65,000, 5,69,000 डायरेक्ट में होगा। अभी एक बात है, जो लोग रेगुलर एंड डायरेक्ट को लेके मारापीट करते हैं, जो रेगुलर अच्छा नहीं है डायरेक्ट अच्छा है, तो देखिए ये एक्चुअल में मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों की कि रेगुलर जाना चाहिए या डायरेक्ट जाना चाहिए, कौन से में। क्योंकि आप अगर यूट्यूब में जाएंगे या कहीं के किसी की, मतलब किसी से पूछेंगे, तो जिनका कोई एजेंट के साथ जानकारी है तो आपको भेज देगा उनके पास। और बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो खुद में महान एक मैनेजर है, मतलब खुद ही फंड मैनेजर है, वो आपको बोला नहीं नहीं डायरेक्ट करो भाई, रेगुलर में बहुत ज़्यादा कमीशन जाता है, ये जाता है, वो फलाना ढिमकाना, आपको बता के दिमाग ख़राब कर देगा, आपको बोलेगा नहीं डायरेक्ट जाओ। तो किसके लिए रेगुलर है, किसके लिए मैंने डायरेक्ट और रेगुलर, देखिए एज ए इन्वेस्टमेंट मैं चलो बोल ही देता हूँ, इस वीडियो में आपको डिस्कस ही कर देता हूँ, झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए इन्वेस्टमेंट में एक तो बात है रेगुलर, एक है डायरेक्ट, ये दोनों ऑप्शन रहता है म्यूचुअल फंड में। अगर रेगुलर में कर सकते हो, डायरेक्ट में कर सकते हो। देखिए अगर जिनका इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, देखिए बहुत लोग हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक मतलब आपका अचानक से, मतलब 2 महीना 6 महीना कर दिया, उसके बाद बंद कर देते हैं, 1 साल किया 2 साल किया बंद कर देते हैं, या पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो उनके बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर ले, जो मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए म्यूचुअल फंड में आए हैं, चलिए सर मेरा एक पोर्टफोलियो बनेगा 10 साल 20 साल बाद, एक अच्छा अमाउंट मेरे को 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, जितना जितना मतलब मतलब जितना जिनका हैसियत है उसके हिसाब से, तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए एक तो हो गया रेगुलर, एक हो गया डायरेक्ट। अभी लॉन्ग टर्म के लिए जितना भी अमाउंट का कोई फ़र्क नहीं, ऐसा नहीं है 1,000 करो 500 रुपये करो या 5,000 करो 50,000 करो, अमाउंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी अमाउंट करो, रेगुलर डायरेक्ट कहीं भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो है रेगुलर में भी बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है, आप छोटा अमाउंट पे भी 100-200 रुपये भी रेगुलर में होता है, पहले होता नहीं था, अब ये ऑप्शन ओपन हो गया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट के कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी भी शायद कुछ फंड है ऐसे डायरेक्ट में 100 रुपये से होता है SIP, मगर रेगुलर में वो शायद वो 500 या 1000 से होता होगा। तो बड़ा जो भी AMC है, जैसे HDFC AMC हो गया, ICICI म्यूचुअल फंड हो गया, ये बहुत सारा AMC क्या है, वो इतना बड़ा मतलब AMC हो गया, तो उनका 100 रुपीज़ से रेगुलर में भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुद्दे पे की बात पे आते हैं रेगुलर एंड डायरेक्ट, उसके बारे में। तो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, बीच में विड्रॉ नहीं करना या कुछ भी माथापेची नहीं करना, या मैं बंद कर दूँगा रिसर्च वगैरह, मतलब ज़्यादा ज्ञानी लोग जो है उनके लिए वीडियो नहीं है। बहुत ज़्यादा सुस्त व्यक्ति है जो ज्ञान लेना जानता है, ज्ञान देना नहीं। तो अभी भी मैं, आप देखिए नॉलेज जो है आप ज़्यादा जिनको शेयर करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो अभी आते हैं, जो कि एग्जाम्पल लेता है कि एक 5,000 अमाउंट पकड़ लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए एक 5,000 एक 5,000 दोनों व्यक्ति है, इनके पास 5,000। अभी रेगुलर में कौन जाए और कौन डायरेक्ट में जाए, तो रेगुलर में देखिए एक तो व्यक्ति हो गया, व्यक्ति X एंड व्यक्ति Y, मतलब जो एक X पर्सन होगा ये Y पर्सन हो गया। अभी जो X पर्सन है ये भी पोर्टफोलियो लंबा समय के लिए चलाएगा, Y जो है वो भी लंबा समय के लिए ये पोर्टफोलियो चलाएगा। तो रेगुलर जाएगा या डायरेक्ट जाएगा। अभी X का जो दोस्त है, जो सर्कल है, वो उतना मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई दोस्त, मतलब इतना जानकारी, इतना नॉलेज एंड पर्सन उनके आसपास नहीं है। इनके जो आसपास है बहुत सारा नॉलेजेबल पर्सन है। ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, कोई 3-4 तो डीमैट खोल के रखा है, IPO अप्लाई करता है,
रिसर्च वगैरह करता है या उस फील्ड में काम करता है, ऐसा हो सकता है। तो इनके पास क्या है, वाई के पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा। अब इंफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है इंफॉर्मेशन सही आएगा। ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देता है, ऐसा नहीं है। हाँ, और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कुछ तो वो एक अलग अलग बात है कि कुछ जानकारी नहीं है भाई, एक्स वाई क्या मतलब कुछ भी नहीं जानना। म्यूचुअल फंड क्या मतलब इस मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में भी नहीं जानता। म्यूचुअल फंड नाम ही सिर्फ सुना है, उसका क्या मतलब इधर उधर है, उस उतना डिटेल्स नहीं है। तो उनको समझ लो एक्स हो गया, तो एक्स एक हो गया, एक वाई हो गया। तब एक्स को क्या करना चाहिए, एक्स को तो पहला बात ये है, जो अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके बाद अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है और कुछ भी नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल जीरो नॉलेज है मार्केट के रिलेटेड, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में, तो उनको तो पहले दो काम करना चाहिए। दो रास्ता है उसके पास। एक तो खुद को अपडेट करे, और दूसरा है वो अच्छे किसी इन्वेस्ट मतलब एजेंट मतलब कुछ भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उनके पास जाए, जो अच्छा है, अच्छा एडवाइस देता है। ऐसा नहीं है कुछ भी गया और कुछ भी ठोक दिया फंड, अब लॉन्ग टर्म बोल के कुछ भी ठोक दिया और वो चलता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये फंस जाएगा। तो इसको तो पहले क्योंकि नॉलेज आपके पास नहीं होगा, कुछ भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर ज्ञान आपके पास नहीं होगा तो आपको कोई भी ठग देगा, आपको कोई भी बुड़बक बना देगा। हाँ, आपका पैसा ठग जाएगा, आप ख़त्म हो जाओगे, बर्बाद। तो आपको तो पहले नॉलेज फर्स्ट जो है, आपको आप इन्वेस्टमेंट करो, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शुरू करो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लो या दोस्त या जान पहचान के, उनके पास जाओ। मगर उनके पास जाने से एक बार एसआईपी चालू कर दिया, उनके पास गए और आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, अब कैसे जांचोगे जो अच्छा है या बुरा है? उसको कुछ पता ही नहीं। सपोज डिस्ट्रीब्यूटर का उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उसको जो कंपनी से बोल देता है ये बोल दिया ये ठोको, ये भाई टारगेट है आपको, ये देना चालू करो सबको, तो अगले महीने से वो जिन को आएगा उनको ही फंड ठोकेगा। एक सपोज XYZ कुछ भी फंड है वो ठोकता रहेगा, इधर दो ये फलाना डिमकाना ये सब चलता रहेगा। तो पहले तो थोड़ा नॉलेज ले लो, क्योंकि हाँ बुड़बक नहीं है। अब थोड़ा उनके अगर आप डिसाइड करो हाँ 1 महीने से बाद या 2 महीने के बाद हम इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं, तो पहला जो फर्स्ट 2 महीना है आप उन पूरा म्यूचुअल फंड के बारे में जानो, क्या है, क्या क्या पैसा कैसे लेता है, क्या जाता है, कहाँ जाता है, कौन सा फंड है। बहुत ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा रिसर्च करो, मगर डीपली। तो लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, मार्केट से ये कैसे लिंक है, ये थोड़ा जानकारी आप ले लो। कौन सा ज़्यादा रिस्की है, कौन सा कम रिस्की है, ये जानकारी लेने के बाद आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ। अब बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, 2-3 महीने का एक मतलब यूट्यूब देख लेते हैं, 2 महीना छोड़ दो, 1 महीना 15 दिन यूट्यूब जांच लिया और डॉक्टर हो गया। अब खुद से दवाई लेना शुरू कर देगा, उसके बाद बोलेगा नहीं ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो मतलब बर्बाद। तो आपको तो खुद से डॉक्टर नहीं बनना, जानकारी लो, नॉलेज लो, मगर डॉक्टर के पास भी जाओ, जानकारी भी लो। तो आपको क्या करना है, फंड के बारे में थोड़ा जानो, कौन सा सेफ है, कौन सा ज़्यादा रिस्की नहीं है। हमेशा रिटर्न के पीछे मत भागो, ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा रिस्क, ये दिमाग में आपको लेना है। ज़्यादा रिटर्न का मतलब ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपको 30% रिटर्न मिल रहा है या 25% रिटर्न मिलेगा तो 25% नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, 2 महीना एक ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, यूट्यूब से पढ़ो, बुक खरीद के पढ़ो, कुछ भी करो, मगर नॉलेज लो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ। अब उनके साथ मतलब चालू कर दो इन्वेस्टमेंट। अभी 2-3 साल उनके साथ तो प्राइमरीली 2-3 साल करो। ऐसा नहीं है तुरंत छोड़ के आज 4 फंड का नाम बता दिया, ठीक है भाई 1-2 महीने करे, उसके बाद अब बंद कर दो, मैं पैसा नहीं है, बंद कर दो फंड। अब आके डायरेक्ट में वो 4 फंड कर दो, ये बिल्कुल गलती मत करना। क्योंकि फंड जो है वो रोटेट हो जाता है, टाइम के टाइम ये चेंज हो सकता है, फंड भी चेंज होता है, कब रिडेम्पशन करना है, कब टॉपअप करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ भी फंड ले लो और उसमें 15 साल ठोकते रहो SIP। ये पूरा गलत है, बहुत लोगों का दिमाग में ये चलता रहता है। आप फंड का नाम ले लिया, अभी तो 4 फंड हो गया, अभी 4 फंड में
5,000 करके 20,000 जमाएंगे एकदम 15 साल, और 10 जन को बोल के रहेगा भाई ये 4 फंड मैंने का नाम जान लिया, ये पूरा आपको मालामाल या करोड़पति बना देगा 20 साल बाद। ये बुड़बक है, वो सबसे बड़ा बुड़बक है, उसको पता ही नहीं कुछ मार्केट में, ऐसा होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना फंड नहीं होता, और इतना जो मतलब फंड मैनेजर है वो सब मतलब इतना डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना ट्रेनिंग होता है, ये सब नहीं होता। तो फ़ंड क्या है, फ़ंड का परफॉर्मेंस जो है, सभी फंड मैनेजर वो चेंज होता है, उसका पोर्टफोलियो चेंज होता है, आपको टाइम टू टाइम उसमें भी अपडेट करना है, या फंड आपको चेंज भी कर सकता है 3-4 साल बाद, प्रॉफिट बुकिंग होता है, रिडम्पशन होता है, टॉपअप होता है, ये सब चलता रहता है। तो उसके पास जाओ, 2-3 साल उसके साथ रहो, और बीच में खुद को भी अपडेट करो। अगर 3-4 साल बाद आपको लगे हाँ मैं सही से अपडेट हूँ, या मैं 1-2 फंड में खुद से मतलब एक खुद से रिसर्च करके 1-2 फंड अच्छा फंड ले सकता हूँ, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज भी कर सकता हूँ अगर कुछ मार्केट में दिक्कत हो जाए, तब जाके वो उसको थोड़ा 5,000 के 3,000 कर दो, और 2,000 खुद करो, डायरेक्ट कर दो। ऐसे डायरेक्ट में आ सकते हो। तो 3,000 अब सर अब पैसा नहीं है कुछ भी बोल के 3,000 कर दो, और 2,000 अलग से खुद में करो, या अलग अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो 5,000 रहना दो, अलग से 1-2 हज़ार खुद से स्टार्ट करो। शुरू से मैं स्टार्ट मैंने पहले दिन ही स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि ये मतलब लोग बोलते हैं हाँ गलती नहीं होगा तो सीखेंगे कैसे। भाई हर चीज़ में गलती होगा तो होता, मतलब हर चीज़ में अगर गलती होगा, अगर डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है तो बोलेगा हाँ गलती तो होगा ही ऑपरेशन में, तो आदमी मर जाएगा। ऐसा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट अगर गलत हो गया तो 5 साल बाद रियलाइज़ करोगे हाँ मेरा तो पूरा इन्वेस्टमेंट गलत था, अभी मैंने गलती कर दिया। तो गलती का कोई आपको मतलब पश्चाताप ही होगा, आपको कोई रिवर्स या गलती को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल आपको वापस नहीं आएगा। तो गलती मत करना, गलती बिल्कुल भी इसमें 1% या 50 पैसा कमीशन जाए तो जाए, मगर गलती ना हो फंड सिलेक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया एक्स का। एक तो मतलब 3-4 साल नॉलेज ले लिया, उसके बाद खुद से थोड़ा थोड़ा करके डायरेक्ट में गया, और उसके साथ टच में रहो। अब एक जो है वाई, ये नॉलेजेबल व्यक्ति है, इनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, इनका दोस्त है बहुत सारा जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके साथ वो बातचीत करे। खुद से नॉलेज है, इनके पास भी नॉलेज है, तो वो थोड़ा बहुत 5,000 से नहीं हो तो 1-2 हज़ार फंड तो ले ही सकता है। अभी 2 साल इसमें कंटिन्यू करे, उसके बाद 1-2 हज़ार बढ़ा देगा। ये नॉलेज, क्योंकि ये मार्केट का आदमी है, इनको मार्केट का नॉलेज है, ये इनका जो सराउंडिंग्स जो दोस्त है, ये मार्केट रिलेटेड जो लोग होता है उनके साथ जान पहचान है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इतना बड़ा फलाना ढिमकाना नहीं है, तो मतलब हो जाएगा। मगर ये जो व्यक्ति है इसको कुछ नहीं आता, तो इनको इनके साथ जाना ही चाहिए। और जिनके काम से भी बहुत रिलेटेड है, मतलब ये जो काम करता है, ये ऐसा काम करता है मार्केट को देखने का टाइम नहीं है। और ये जो व्यक्ति हर दिन ये कंप्यूटर खोल के बैठा रहता है, मार्केट का मतलब मैक्रो डेटा देखता है, मतलब इंडिया का जीडीपी क्या है, बजट क्या है ना, जो भी मतलब इकोनॉमिक न्यूज़ चलता है ईटी नाउ खोल के बैठ के रहता है। तो इनके पास वो मतलब उनका जॉब है, या कोई ऐसा फील्ड में काम करता है जिनको मार्केट का नॉलेज नहीं, मतलब सेमिनार होता है, कोई मतलब ट्रेनिंग होता है, इसमें जाता है, इसमें मतलब इनका आना जाना है। मगर ये जो व्यक्ति है इनका काम ही अलग है। सपोज ये ट्रेन चलाता है या कुछ भी मतलब डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो मार्केट से कोई रिलेटेड नहीं है, तो 10 से 12 घंटा अलग फील्ड में रहता है, उसके बाद मार्केट में आया, उसके बाद न्यूज़ यूट्यूब सर्च किया और फंड खरीद लिया। ऐसा बिल्कुल मत करना, धीरे धीरे अपडेट करो तो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए रिटर्न क्या आते हैं, रिटर्न तो वही 10 से 11% रिटर्न हो गया, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं, समझ गए डायरेक्ट रेगुलर के फंडा को। अभी कंपैरिजन परफॉर्मेंस जो है, ये बेंचमार्क क्या है और इसका जो इंडेक्स क्या है, फंड ने कितना रिटर्न दिया, ये मतलब डायरेक्ट रेगुलर ये चार्ट है। अभी पीपीएफएस का ये कुछ है। अब जब डेप्थ पोर्टफोलियो ड्राइवर्स पोर्टफोलियो विल कंप्राइज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअल एंड ड्यूरेशन सिक्योरिटीज प्रीडोमिनेंट सोवरेन स्टेट गवर्नमेंट हाई क्वालिटी पीएसयूसी, मतलब इसमें जो भी है AAA का रेटिंग है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हाई क्वालिटी है, पीएसयू है, सोवरेन है। तो लिमिटेड कॉर्पोरेट रिस्क एक्सपोजर, मतलब कॉर्पोरेट जो रिस्क है, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इसमें बहुत कम है। फोकस ऑन प्रोवाइडिंग रीजनेबल रिटर्न, मतलब ये जो फंड है ना एक्चुअल में ये रिटर्न के पीछे नहीं भागता, रीजनेबल रिटर्न के पीछे भागता है। मतलब 10% दूंगा भाई, चैन का नींद है,
ऐसा नहीं आपको 12-13% दे दूंगा और कभी भी वो 6% हो जाएगा या डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, तो ये फ़ंड में ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा फ़ंड है। अब इक्विटी मेथोलॉजी, इक्विटी की हायर डिविडेंड, मतलब जो भी इक्विटी स्टॉक जो भी वो फाइंड आउट करता है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो देखता है कंपनी का, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एंड हायर डिविडेंड पे आउट, फोकस ऑन चूजिंग स्टॉक्स पोसेसिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड स्पेशल सिचुएशन वेयर इट कैन प्रोवाइड डेप्ट लाइक रिटर्न। तो ये सब इक्विटी का मेथोलॉजी है इसमें। अब रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता है। अभी फंड मैनेजर कौन सा है? फंड मैनेजर देखिए राजीव ठक्कर है, जो CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है एंड इक्विटी फंड मैनेजर। हेड रिसर्च है रौनक ओंकार। राज मेहता डेप्थ जो मैनेजर है। इक्विटी फंड मैनेजर और भी है, और एक मानसी कैडिया बोल के को फंड मैनेजर, डेप्थ क्रेडिट एनालिस्ट। ये सब मतलब फंड मैनेजर से, मतलब ये सब फंड मतलब पड़क पड़े, फ्लेक्सी कैप, ELSS, आर्बिट्रेज, डायनामिक एसेट एलोकेशन, लिक्विड एंड कंजर्वेटिव हाइब्रिड, ये सभी फंड, ये पूरा इन्वेस्टमेंट का जो टीम है, ये फंड मैनेजर्स ये मैनेज करते हैं फंड को। अभी ये डायनामिक हो गया, लिक्विड हो गया, इसके बारे में अभी जानकारी मतलब बाद में करेंगे वीडियो, ये सब मतलब ख़त्म। तो चलिए थोड़ा रेटिंग है, कौन सा मॉडरेट, हाई, जो भी मतलब सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से रिस्क मीटर होता है। तो आज का जो वीडियो है यही पे समाप्त होता है। तो आप लोग समझ गए, बड़ा बड़ी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है जो एक अच्छा फंड है एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए आप ले सकते हैं। 3 साल से ज़्यादा पीरियड होना चाहिए और आपका जो रिटर्न जो 9 से 10% के बीच में ही रहेगा। लमसम SIP कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लमसम कीजिए, SIP कीजिए, कितना भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फंड मैनेजर भी अच्छा क्वालिफाइड है, और जो इसका जो भी फंड है मतलब सभी फंड अच्छा मैनेज है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समझता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो गया, 26 मिनट हो गया ऑलरेडी। चलिए समाप्त करता हूँ आज का वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।